हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग ने तरंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ध्वनि तरंगों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बी और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध है। देखिए, यहाँ पर आवृत्ति बी ना होकर यहाँ एन होना चाहिए था और आवर्तकाल टी है। तो इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि एन बराबर कितना होता है, 1/टी होता है। कितना होता है, 1/टी होता है, या टी बराबर भी कितना होता है, 1/n होता है। तो दोनों रिलेशन सही होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे, देखिए ध्वनि जो होता है ये ठोस में भी करता है। ठोस, देखिए यहाँ पर स्टील क्या है, ठोस है। पानी क्या है, द्रव है, इसमें भी यात्रा कर सकता है। वायु क्या है, गैस है, इसमें भी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ समझ में आ गया कि जो ध्वनि तरंगे हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में करता है। तो यात्रा कहाँ नहीं करता है, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं करता है। निर्वात में कौन यात्रा करता है, प्रकाश करता है। कौन करता है, प्रकाश करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ध्वनि तरंगे हैं, तो इसके पहले वाले हम वीडियो में बताए थे कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और इसमें असत्य पूछा है, और ये अनुदैर्घ्य किस में आता है, यांत्रिक में आता है। तो यांत्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। और इसको दाब तरंगे भी बोला जाता है। लेकिन ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं, ठीक है। तो यही आपको बताना था इसमें कौन सा असत्य है। तो कौन सा असत्य हो जाएगा, इसमें सी वाला सही हो जाएगा कि जो ध्वनि है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, क्या है, असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता क्या कौन सी नहीं है। देखिए, ध्वनि तरंगों में आयाम होता है। क्या होता है, आयाम होता है। समय अवधि यानी आवर्तकाल टी होता है। आवृत्ति एन भी होता है। गति वी भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होता, घनत्व नहीं होता। क्या नहीं होता, घनत्व नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे तरंगे होती है। आपको बताना है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो इसके पहले हमने आपको बता ही दिया थे कि कैसे होती हैं ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे। देखिए, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्घ्य होती है, एक अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में अनुदैर्घ्य दिया होता तो अनुदैर्घ्य करते। अब अनुदैर्घ्य नहीं दिया तो आप यांत्रिक करेंगे कि भाई अनुदैर्घ्य तरंगे यांत्रिक तरंग का ही तो एक प्रकार है। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो वस्तु को कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल, तो उसका जो आयाम है तो उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तीव्रता पे करता है। ध्वनि की तीव्रता या वस्तु के कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है कौन, उसका आयाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के अस्थायी मात्रक का नाम दिया गया था। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या नाम, आवृत्ति का क्या मात्रक होता है, हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए हर्ट्ज किस ऑप्शन में है, बी में। तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनिक तरंग एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। तो कौन सा है माध्यम के घनत्व में किसी तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि में संचरण कर सकती है। तो ध्वनि किस में कर सकती है, ठोस में, केवल गैस कह रहा है, केवल ठोस कह रहा है, केवल द्रव, तो तीनों में कर सकती है। तो कौन सा होगा, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। यानी जो ध्वनि होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम में होना चाहिए। तो ध्वनि के संचरण के लिए गैस, ठोस, द्रव तीनों होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। यानी ठोस, द्रव तीनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो ठोस में गमन कर सकती है, द्रव में, हवा में भी कर सकती है, लेकिन किस में गमन नहीं कर सकती, निर्वात में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, इसको बोला जाता है ध्वनिक सुरक्षा। क्या बोला जाता है, इसको ध्वनिक सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि
के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। जब हम किसी वस्तु में कंपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होते हैं। तो किसके कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं? चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए, जो हवा का दबाव होता है, ठीक है, तो जहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पर संपीड़न होता है, जहाँ हवा का दबाव कम होता है वहाँ पे क्या होता है? विरलन होता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? हवा का दबाव सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो देखिए, पहले वाली जब हम तरंग वाला वीडियो पढ़ाए थे इसके पहले वाले, तो वहाँ भी आपको बताए थे कि जो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। चलिए कमेंट करके बताए तो वहाँ डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है। रिक्टर स्केल पे भूकंप को मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि इनमें से एक क्या है? तो ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंगे हैं। अभी बताए ना ध्वनि कैसा होता है? अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। अनुदैर्घ्य नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे? यांत्रिक तरंगे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर पाएगा? तो ध्वनि जो होता है निर्वात में यात्रा नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, तो देखिए कह रहा है जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होते हैं? वो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है। तो जिधर तरंग का प्रसार होता है उसी दिशा में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पर पैदा करती है। तो ध्वनि का एक रूप है तो कौन सा है? जो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ध्वनि जो है एक यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो अभी बताए हैं कि जो ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। अनुदैर्घ्य तरंगे किस में आता है? यांत्रिक तरंगे में आता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। आपको बताना है कि जो हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं। तो आपको बताना है किसमें ध्वनि तरंगे भ्रमण करती हैं। तो किसमें करती हैं? विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति से, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति से ध्वनि तरंगे भ्रमण करती है। भाई माध्यम अलग अलग रहेगा तो उनमें गति भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। आपको बताना है ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? वस्तुओं में कंपन होने पर। जब वस्तुओं में, बताएं इसके पहले वाले एक क्वेश्चन में कि जब वस्तुओं में कंपन होता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि किस में नहीं जा सकती है? निर्वात में नहीं जा सकती है। किस में नहीं जा सकती है? निर्वात में नहीं जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ये इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ कह रहा है ध्वनि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही कथन सही नहीं है। बाकी सब सही है। ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती हैं। ये मैकेनिकल तरंगे हैं। मैकेनिकल तरंगे मतलब यांत्रिक तरंगे जिसको बोला जाता है। ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती हैं। इसीलिए कौन से इसमें देखिए सब सही दिया हुआ था, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। देखिए इसके पहले हमने तरंग बताया था, वहाँ पर संपीड़न, विरलन, ठीक है, श्रृंग, गर्त सब कुछ बता दिया था। इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्यपरास
लगभग होती है। तो देखिए मनुष्य के लिए जो ध्वनि का सर्वप्रास होती है कहाँ से होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, कितना होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 20 हर्ट्ज से अगर कम है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवश्रव्य ध्वनि बोला जाता है, अवश्रव्य ध्वनि बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं सुनाई देता है, ये किसको सुनाई देता है आपको कमेंट करके बताना है। अब 20,000 हर्ट्ज से होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, पराश्रव्य बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पराश्रव्य बोला जाएगा। तो 20 हर्ट्ज से कम वाले का अवश्रव्य और 20,000 से पराश्रव्य बोला जाता है। हम लोग जो सुन सकते हैं कहाँ से होता है, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं लैम्डा, उसको क्या बोला जाता है, लैम्डा बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है। तो बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता कितना होती है, 0 डेसिबल होता है। डी मतलब क्या होता है, डेसिबल। अभी पढ़े हैं कि ध्वनि की मात्रा क्या होती है, डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं इसकी आवृत्ति जो होती है कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये हमें क्या होती है, अब देखिए 20,000 हर्ट्ज कहे ना, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 20 किलो हर्ट्ज दे दिया, तो यही 3 जीरो जब हटाएंगे तो इसको हम ऐसे 20 हर्ट्ज ना लिखे, 20 किलो हर्ट्ज से लिख सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, प्राश्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राश्रव्य तरंगे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राश्रव्य तरंगे बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इसको कौन सुन सकता है, जैसे कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, चमगादड़ हो गए, ये सब इसको सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग है। तो ये तो पढ़ ही चुके हैं, 20 हर्ट्ज से लेके कितना होता है, देखिए 2,000 है, नहीं होगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा कितना है। तो 20 हर्ट्ज से लेके कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज होता है। अच्छा देखिए 20 हर्ट्ज, देखिए यहाँ पर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, तो 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी बताए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। तो कितना कर सकता है ये आपको बताना है। तो कितना कर सकता है, 80 डेसिबल। कितना कर सकता है, 80 डेसिबल तक सहन कर सकता है, उसके बाद वो सहन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो है श्रोणि रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, श्रोणि रेंज के नीचे, अब देखिए जो 20 हर्ट्ज से क्या होते हैं, कम होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है। ठीक है, तो इसको अवश्रव्य ध्वनि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो कितनी आवृत्ति तक नहीं है, अभी पढ़े ना कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक श्रव्य नहीं है। तो देखिए इसमें 20,000 है तो श्रव्य क्या आ जाएगा, अब 20 से अधिक होना चाहिए, 20,000 से कम तो 100, 18,000 तो आ जाएगा। लेकिन जो ये दिया है 22,000, 20,000 से अधिक हो जा रहा है ना, यही श्रव्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी, देखिए आ गया अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक, तो ये क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो तरंग की आवृत्ति देखिए ये फार्मूला इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, पी बराबर कितना होता है, एन गुणे लैम्डा। तो अगर एन की वैल्यू पूछी, आवृत्ति पूछ रहा है, तो एन बराबर कितना होगा, बी बटे कितना होगा, लैम्डा होगा। अब यहाँ पर वेग कितना दिया है, 340 दिया, कितना दिया, 340, और 2 सेंटीमीटर है तो इसको बदलने के लिए मीटर 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 2/100 होगा, 100 पलटेगा ऊपर चला जाएगा, इसी को काट देना, 2 से काटेंगे कितना होगा, 17, 170 हो जाएगा, और 2 जीरो और लगेगा, यानी कितना होगा, 17,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17,000। तो देखिए 17,000 के इस ऑप्शन में ए में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए इस फार्मूले में तरंग वाले में पहले वाले वीडियो में कई न्यूमेरिकल लगवाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि
तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। तो कौन सी तरंगे होती हैं वो? पराश्रव्य तरंगे। कौन सी होती हैं? अभी बताए हैं कि पराश्रव्य तरंगे होती हैं। 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं जो अधिक होती हैं, ये हम लोग नहीं सुन पाते, तो कौन सुन सकते हैं? चमगादड़ लोग सुन लेते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? पराश्रव्य तरंगे बोलती हैं। इसी के माध्यम से वो जो चमगादड़ होते हैं उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो देखिए न्यूनतम कितना होता है? न्यूनतम कितना होता है? 20 हर्ट्ज। अधिकतम कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ न्यूनतम की बात किया तो कितना हो जाएगा? 20 हर्ट्ज हो जाएगा। अब इससे नीचे के वो नहीं सुन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी है? तो ये भी बताएं। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होता है। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ किलो हर्ट्ज कर दिया है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो जब 20,000 हर्ट्ज दिया तो किलो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे की आवृत्ति से भी अधिक होती है, तो किससे अधिक होती है? अल्ट्रासोनिक की बात कर रहा है तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। किसकी? अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगे की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।